दिल्ली सल्तनत 1200 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, जिसमें खिलजी और तुगलकों के बारे में वर्णन है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में कुछ समय के लिए फिर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई। बलबन ने शहजादा महमूद को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन वह मंगोलों के खिलाफ एक लड़ाई में मारा जा चुका था। उसके दूसरे बेटे बोगरा खां ने बंगाल और बिहार पर शासन करते रहने ज़्यादा पसंद किया। हालांकि अमीरों ने उसे दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए निमंत्रित किया था। इस स्थिति में बलबन के एक पौत्र को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन वह कच्ची उम्र का और अनुभवहीन था, सो हालात को संभालना उसके बूते का नहीं था। तुर्क अमीरों द्वारा सभी उच्च पदों को हथिया लेने की कोशिश के खिलाफ काफ़ी क्षोभ और विरोध था। खलजियों जैसे बहुत से गैर तुर्क गौरों के आक्रमण के समय ही भारत आए थे, चूँकि उन्हें कभी भी दिल्ली में यथेष्ट सम्मान नहीं मिला था। अतः अपनी तरक्की के लिए उन्हें बंगाल और बिहार में भाग्य आजमाना पड़ा। उन्हें सिपाहियों के तौर पर भी नौकरियां मिली और उनमें से बहुतों को मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उत्तर पश्चिमी में तैनात किया गया था। कालांतर से बहुत से भारतीय मुसलमानों को भी अमीरों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। ऊंचे पदों से वंचित रखे जाने से वे भी असंतुष्ट थे। बलबन के खिलाफ इमादुद्दीन का खड़ा किया जाना इसी असंतोष का प्रतीक था। खुद बलबन ने गद्दी पर नासिरुद्दीन महमूद के पुत्रों के दावे को खारिज करके जो उदाहरण पेश किया था, उससे यह संदेश मिला कि कोई भी सेना नायक स्थापित राजवंश के शहजादों को दरकिनार करके खुद गद्दी पर काबिज हो सकता था, बशर्ते उसे अमीरों और सेना का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। खलजी, जो 1290 से 1230 ईस्वी में रहेंगे। इन कारणों से खलजी अमीरों के एक गुट ने 1290 में बलबन के अयोग्य उत्तराधिकारियों को पदच्युत करके अपने नेता जलालुद्दीन खलजी को गद्दी पर बैठा दिया। जलालुद्दीन उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान रक्षक था। उसने कई लड़ाइयों में मंगोलों के खिलाफ अपना जौहर दिखाया था और अमीरों के तुर्क गुटों ने खलजी विद्रोह का स्वागत किया। खलजी, जो मिश्रित रक्त के थे, ने तुर्कों को ऊंचे पदों से वंचित कर दिया हो, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उनके उदय के साथ उच्च पदों पर तुर्कों का एकाधिकार समाप्त हो गया। जलालुद्दीन खलजी ने सिर्फ 6 साल राज किया। उसने बलबन के शासन के कठोर पहलुओं का मार्जन किया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में विचार सामने रखा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए, और चूंकि भारत में बहुत बड़ा बहुमत हिंदुओं का था, इसलिए इस देश का राज्य सच्चे अर्थों में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। उसने सहिष्णुता का व्यवहार करने और कड़ी सजाओं का सहारा न लेने की नीति अपनाई। उसने अमीरों की सद्भावना भी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसके समर्थकों सहित बहुत से लोग इसे कमजोर नीति मानते थे, जो इस काल के लिए उपयुक्त नहीं थी। दिल्ली सल्तनत को अनेक बाहरी और भीतरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा, और इसलिए लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त थी। जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने उलट दिया, और भी जो भी उसका विरोध करने की हिमाकत करता, उसे वह कड़ी से कड़ी सजा देता था। अलाउद्दीन
1296 से 1316 ईस्वी अलाउद्दीन ने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन को धोखे से मारकर गद्दी हासिल की। अवध के सूबेदार के रूप में अलाउ अवध के सूबेदार के रूप में उसने देवगिरी पर हमला करके आकूत संपत्ति प्राप्त कर ली थी। जलालुद्दीन इस संपत्ति को हासिल करने की आशा से अपने भतीजे से मिलने कोरा चला गया। उसने डर कर अलाउद्दीन कहीं भाग खड़ा न हो, इस विचार से उसने अपनी सेना को पीछे मुट्ठी भर समर्थकों के साथ गंगा पार की। अपने चाचा की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन ने सोने की चमक से चकाचौंध करके अधिकांश अमीर और सैनिकों का समर्थन प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ समय तक उसे एक के बाद एक कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। कुछ तो अमीरों ने किए और कुछ खुद उसके रिश्तेदारों ने। अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता बरतने का तरीका अपनाया। जो अमीर सोने के लोभ से उसके पक्ष में आ गए, उनमें से अधिकांश को उसने या तो मार डाला या बर्खास्त करके उनकी संपत्ति जब्त कर ली। अपने परिवार के विद्रोही सदस्यों को उसने कठोर दंड दिए। जलालुद्दीन के शासनकाल में इस्लाम कबूल करके 2000 मंगोल दिल्ली के आसपास बस गए थे। अलाउद्दीन ने उन सब का सफाया कर दिया। इन नए मुसलमानों ने गुजरात की लूट में अधिक बड़े हिस्से की मांग की थी। उसने उनके स्त्री बच्चों को भी कड़ी सजाएं दी। बर्नी कहता है कि यह नया रिवाज था जिससे आगे अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों ने भी जारी रखा। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने खिलाफ करने की साजिश को रोकने के लिए कई नियम बनाए। भोजों और उत्सवों का आयोजन करना उसके लिए निषिद्ध कर दिया गया था। सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध भी नहीं जोड़ सकते थे वे लोग। उत्सवों और भोजों का आयोजन न किए जाए, इस प्रयोजन से उसने शराब और नशीले पदार्थों पर रोक लगा दी। उसने एक गुप्तचर प्रणाली भी स्थापित की जिसके सदस्य अमीरों की हर बात को उसके द्वारा की गई हर कार्रवाई से सुल्तान को अवगत कराते रहते। इन कठोर तरीकों से अलाउद्दीन ने अमीरों को पर्याप्त आतंकित कर दिया और वे पूर्ण रूप से सुल्तान के अधीन हो गए। उसके जीवन काल में फिर कभी कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन अंत में ये तरीके उसके राजवंश के लिए हानिप्रद साबित हुए। पुराने अमीरों को मिटा दिया गया और नए अमीरों को यह सिखाया गया कि जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठे वे उसी के मुसाहिब बन जाएं। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद यह बात साफ हो गई कि अलाउद्दीन के कृपा पात्र मलिक कफूर ने उसके एक नाबालिग बेटे को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया और उसके दूसरे बेटों को या तो कैद कर लिया गया या अंधा बनाकर अमीरों की ओर से उसे अंधा बना दिया गया, लेकिन अमीरों की ओर से उसे किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इसके कुछ ही दिनों बाद काफूर राजमहल के रक्षकों द्वारा मारा गया और खुसरो नामक एक व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान बना था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यद्यपि समकालीन इतिहासकार खुसरो पर हर तरह के अपराध में गर्क रहने का आरोप लगाते हैं, तथापि वह अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों से किसी भी तरह से बदतर नहीं था। उस पर इस्लाम के नियमों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया। यद्यपि उसके खिलाफ न तो मुसलमान अमीरों ने कोई आवाज़ उठाई, न दिल्ली की रियाया ने। यहाँ तक कि दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया भी उससे भेंट स्वीकार करके उसे सम्मान दिया। इसका एक सुपक्ष भी था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों के मुसलमानों पर अब नस्लवादी विचारों का असर नहीं होता था और वे किसी नस्ली तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहे जो हो, यदि वह व्यक्ति के रूप में अच्छा होता था तो उसकी बात मानने को तैयार रहते थे। इससे अमीरों के वर्ग के सामाजिक आधार को और भी
प्रशस्त होने में मदद मिली। लेकिन 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों के एक गुट ने इस्लाम के नाम पर विद्रोह का झंडा उठाया। राजधानी के बाहर सुल्तान के समर्थकों और विद्रोहियों के बीच घमासान युद्ध हुआ। खुसरो की पराजय हुई और विद्रोहियों ने उसे मार डाला। तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की जो 1412 ईस्वी तक शासन करता रहा। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत को 3 सुयोग्य सुल्तान दिए, गयासुद्दीन, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और भतीजा फिरोज शाह तुगलक। इनमें से प्रथम 2 सुल्तानों ने ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जिसमें लगभग पूरा देश शामिल था। फिरोज शाह का साम्राज्य कुछ छोटा अवश्य था, फिर भी उसका विस्तार अलाउद्दीन के साम्राज्य के बराबर था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत बिखर गई और उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया। यद्यपि तुगलक 1412 ईस्वी तक शासन चल करते रहे, तथापि हम यह कह सकते हैं कि 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय के साथ तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया। अब हम सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में से दिल्ली सल्तनत के तीव्र प्रादेशिक विस्तार पर विचार करेंगे। फिर इस काल में सल्तनत में किए गए आंतरिक सुधारों और अंत में उसके बिखराव के कारणों की जांच करेंगे। दिल्ली सल्तनत का प्रादेशिक विस्तार। ऊपर हम देख चुके हैं कि अजमेर और आसपास के कुछ प्रदेशों के साथ पूर्वी राजस्थान किस प्रकार दिल्ली सल्तनत के अधिकार में आ गया था। यद्यपि बलबन के समय से रणथंभौर, जो सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्य था, सल्तनत के हाथ से निकल गया था। जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर एक चढ़ाई अवश्य की, लेकिन उसे कब्जा करने टेढ़ी खीर लगा। इस प्रकार दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान सल्तनत के नियंत्रण से बाहर रहा। अलाउद्दीन खिलजी के सत्तासीन होने पर एक नई परिस्थिति पैदा हो गई। मात्र 25 वर्षों के दौर में सल्तनत की सेना ने न केवल मालवा और गुजरात पर अधिकार स्थापित कर लिया, बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत में मदुरै तक के प्रदेशों पर उसका अधिकार स्थापित कर दिया गया। कालांतर से इस विशाल क्षेत्र को दिल्ली के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। अलाउद्दीन ने प्रादेशिक विस्तार का जो नया दौर आरंभ किया, उससे उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा और उसकी चरम परिणति मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई। हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह सल्तनत के प्रादेशिक विस्तार के इस नए दौर के लिए दिल्ली तैयार हो चुकी थी। इस समय मालवा, गुजरात और देवगिरी पर राजपूत राजवंशों का शासन था। इनमें से अधिकांश की स्थापना 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। गंगा घाटी में तुर्क शासन की स्थापना के बावजूद ये राजवंश अपने तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं कर पाए थे। इसके अलावा इनमें से प्रत्येक पूरे क्षेत्र पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा पाले हुए था। यहाँ तक कि इल्तुतमिश ने गुजरात पर हमला किया तो मालवा और देवगिरी दोनों राज्यों के शासकों ने उस पर दक्षिण से आक्रमण कर दिया। मराठा क्षेत्र में देवगिरी के शासक तेलंगाना प्रदेश के वारंगल राज्य से बराबर जोर आजमाई करते रहे। उधर कर्नाटक के होयसलों के खिलाफ भी वे संघर्षरत रहे और होयसल अपने पड़ोसी मवार, जिसे तमिल क्षेत्र के पांड्यों से लड़ते भिड़ते रहे। इन प्रतिद्वंदिताओं के चलते न केवल मालवा और गुजरात को जीतना आसान हो गया, बल्कि आक्रमणकारियों को दक्षिण की ओर अधिकाधिक बढ़ते रहने का प्रोत्साहन मिलता रहा। कई कारणों से तुर्क शासकों को मालवा और
गुजरात पर अधिकार जारी करना जरूरी लग रहा था। ये क्षेत्र उपजाऊ और जनबहुल थे। पश्चिम के समुद्री बंदरगाहों और गंगा घाटी से उन्हें जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों पर भी उनका नियंत्रण था। गुजरात के बंदरगाहों से होने वाले विदेश व्यापार से बहुत सा सोना चांदी वहां आता था, जिससे उस क्षेत्र के शासक अपना खजाना भर रहे थे। दिल्ली के सुल्तानों की गुजरात पर कब्जा करने की एक इच्छा का एक और कारण यह भी था कि उसने अपनी सेना के लिए बाहर से घोड़े मंगवाने में सहूलियत हो जाती। मध्य और पश्चिमी एशिया में मंगोलों के उदंग और दिल मंगोलों के उदय और दिल्ली के शासकों के साथ उनके संघर्ष के कारण दिल्ली को इन क्षेत्रों से अच्छी नस्ल के घोड़े प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। समुद्री मार्ग से भारत में अरबी, इराकी और तुर्की घोड़ों का आयात 8वीं सदी से ही व्यापार का एक महत्वपूर्ण मद रहा था। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के दो प्रमुख सेना नायकों के नेतृत्व में एक सेना ने राजस्थान के रास्ते गुजरात को कूच कर दिया। रास्ते में उसने जैसलमेर पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। सल्तनत की सेना के अचानक चढ़ आने पर गुजरात का राजा रायकरण हक्का बक्का रह गया। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया और भाग खड़ा हुआ। राज्य के प्रमुख नगरों में खूब लूट खसोट मचाई गई। इनमें अनिलवाड़ा भी शामिल था, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक सुंदर इमारतों और मंदिर बनवाए गए थे। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को भी 12वीं सदी में नए सिरे से बनवाया गया था, उसे भी लूट लिया गया। दिल्ली की सेना ने लूट का भरपूर माल इकट्ठा कर लिया, यहाँ तक कि खंबात से धनाढ्य मुसलमान व्यापारियों के साथ भी लिहाजा नहीं किया गया। यहाँ पर मलिक काफूर को बंदी बनाया गया था। उसे अलाउद्दीन को सौंप दिया गया और शीघ्र ही सुल्तान की निगाह में उसे बहुत ऊंचा स्थान मिला। बाद में इसी मलिक काफूर ने सुल्तान के दक्षिण सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। इस प्रकार अब गुजरात दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था और जिस तेजी से और आसानी से गुजरात को फतह कर लिया गया था, उससे प्रकट होता है कि यहाँ की राजा अपनी प्रजा में लोकप्रिय नहीं थी। मालूम होता है कि उसने उससे नाराज उसके एक मंत्री ने अलाउद्दीन से संपर्क करके उसे गुजरात पर हमला करने के लिए कहा था और हमले में उसकी मदद भी की थी। संभव है कि गुजरात की सेना भी सुप्रशिक्षित न रही हो और यहाँ का प्रशासन ढीला रहा हो। देवगिरी के राजा रामचंद्र की मदद से रायकरण ने किसी तरह की दक्षिण गुजरात के एक हिस्से पर अपना कब्जा कायम रखा। जैसा कि हम देखेंगे, रायकरण को देवगिरी के यादव राजा का मदद देना यादवों के लिए दिल्ली सल्तनत के आक्रमण का एक अतिरिक्त कारण था। राजस्थान गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन ने राजस्थान में अपने शासन को सुदृढ़ बनाने की ओर ध्यान दिया। उसका पहला लक्ष्य रणथंभौर था, जिस पर पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारियों का शासन था। वहां के राजा हमीर देव ने अपने पड़ोसी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण किए थे। उसे धार के राजा भोज और मेवाड़ के राणा को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन यही जीतें उसके लिए अभिशाप बन गईं। गुजरात विजय के बाद जब सुल्तान की सेना लौट रही थी तो लूट के माल में हिस्सेदारी के सवाल को लेकर मंगोल सैनिकों ने बगावत कर दी। बगावत को दबा दिया गया और फिर मंगोलों का कत्ले आम किया गया। दो मंगोल अमीर अपने कुछ अनुयायियों के साथ भागकर शरण लेने रणथंभौर पहुंचे। अलाउद्दीन ने हमीर देव को संदेश भेजा कि या तो उन्हें मार दे या राज्य से निकाल दे, लेकिन अपनी शरणागत वत्सलता और अपनी सेना तथा दुर्ग की
दुर्जयता में विश्वास के कारण हमीर देव ने सुल्तान को तीखा जवाब भेजा। अपनी शक्ति के बारे में उसका अंदाजा बहुत गलत नहीं था, क्योंकि रणथंभौर की ख्याति राजस्थान के सबसे मजबूत किलों में से थी। अभी कुछ ही समय पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी को मुंह की खिलाई थी। अलाउद्दीन ने अपने एक विख्यात सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन हमीर देव ने उसे पराजित कर दिया और सुल्तान की सेना को भारी क्षति उठाकर वापस लौटना पड़ा। अंत में अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर खुद रणथंभौर के खिलाफ कूच कर दिया। इस अभियान में प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। उसने रणथंभौर के किले और उसकी रक्षा व्यवस्था का बहुत सजीव वर्णन किया है। सुल्तान ने 3 महीने तक किले पर घेरा डाले रखा और आखिर राजपूतों ने जौहर व्रत का निश्चय लिया। स्त्रियां चिताओं पर चढ़ गईं और पुरुष लड़ते हुए शहीद होने के लिए किले से बाहर आ गए। फारसी में जौहर का यह पहला वर्णन है जो हमें उपलब्ध है। राजपूतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए सभी मंगोलों ने भी मृत्यु का वर्ण किया। यह घटना 1301 की है। अब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर अपना ध्यान दिया। रणथंभौर के बाद यह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसके अलावा सुल्तान के आक्रमण का एक और भी कारण था कि जब दिल्ली की सेना गुजरात पर आक्रमण करने के लिए कूच कर रही थी, तब चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने उसे अपने राज्य से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। फिर अजमेर से मालवा जाने के रास्ते पर चित्तौड़ का नियंत्रण था, जो अलाउद्दीन की भावी विजय योजना में बाधक हो सकता था। एक और एक और लोक कथा प्रचलित है जो अलाउद्दीन की निगाह रतन सिंह की रूपवती रानी पद्मिनी पर लगी हुई थी, लेकिन बहुत से आधुनिक इतिहासकार इस कथा को सच नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका प्रथम उल्लेख अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय के 100 साल बाद हुआ है। इसकी रचना हिंदू कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई। इस कथा में पद्मिनी सिंघल द्वीप की रानी है और रतन सिंह कई अविश्वसनीय दुस्साहसिक कार्य और पराक्रम करते हुए 7 समुद्र पार करके रानी को चित्तौड़ लाता है। पद्मिनी की कथा इस लंबे वृत्तांत का एक हिस्सा है। अलाउद्दीन ने काफी निकट से चित्तौड़ पर घेरा डाला। घिरे हुए राजपूतों ने कई महीनों तक सुल्तान का प्रबल प्रतिरोध किया, लेकिन अंत में उसने किले पर कब्जा कर लिया था। राजपूतों ने जौहर किया और अधिकांश योद्धा लड़ाई में खेत रहे, लेकिन मालूम होता है कि रतन सिंह को जिंदा पकड़ लिया गया था और कुछ समय तक बंदी बनाकर रखा गया। चित्तौड़ अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे खिज्र खां के हवाले कर दिया गया और किले में एक मुस्लिम रक्षक दल तैनात कर दिया गया। कुछ समय बाद किले की जिम्मेदारी रतन सिंह के एक परिजन को सौंप दी गई। अलाउद्दीन ने गुजरात के मार्ग में पड़ने वाले जालौर को भी जीत लिया। राजस्थान के लगभग अन्य सभी बड़े वर्ग राज्यों को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया गया, लेकिन मालूम होता है कि अलाउद्दीन ने राजपूत राज्यों में अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। राजपूत राजाओं को अपने अपने राज्यों में शासन करने दिया गया, लेकिन उन्हें सुल्तान को नियमित कर नजराने के रूप में देने पड़ते थे और उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था। अजमेर, नागौर आदि कुछ महत्वपूर्ण शहरों में मुस्लिम रक्षक सेनाएं तैनात की गईं। इस प्रकार राजस्थान को पूरे तौर पर सर कर लिया गया था। दक्कन और दक्षिण भारत। राजस्थान जीतने का सिलसिला पूरा करने से पहले ही अलाउद्दीन ने मालवा को फतह कर लिया था। अमीर खुसरो बताता है कि यह राज्य इतना विस्तृत था कि भूगोल शास्त्री भी इसकी सीमाओं का अंकन करने में असमर्थ थे। मालवा पर सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया और उसकी देखरेख के लिए सूबेदार नियुक्त कर दिए गए। 1306 से 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने 2 सैनिक आक्रमणों की योजना बनाई। पहला आक्रमण रायकरण के खिलाफ था, जो गुजरात से निष्कासित कर दिए जाने के बाद मालवा की सीमा पर बगलाना पर अधिकार जमाए बैठा था। रायकरण बहादुरी से लड़ा, लेकिन प्रतिरोध ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रख सका।
दूसरे आक्रमण का लक्ष्य देवगिरी का राय रामचंद्र था, जिसका रायकरण से संधि संबंध था। पहले की एक लड़ाई में रायकरण दिल्ली को वार्षिक कर देने पर राजी हो गया था। कर की अदायगी नहीं कर पाया तो उस पर चढ़ाई करने का निश्चय किया गया। दूसरे आक्रमण की कमान अलाउद्दीन ने अपने गुलाम मलिक काफूर को सौंपी थी। राय ने आत्मसमर्पण किया तो उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया गया। उसे दिल्ली ले जाया गया, जहां पर उसका राज्य उसे वापस कर दिया गया और उसे रायन के खिताब के साथ फिर से पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। उसे 1 लाख टके की भेंट दी गई और राजत्व ने प्रतीक स्वरूप सुनहरे रंग का छत्र प्रदान किया गया। उसे गुजरात का एक जिला भी दिया गया। उसकी बेटी का विवाह अलाउद्दीन के साथ कर दिया गया। राय रामचंद्र के साथ यह संधि अलाउद्दीन को आगे दक्कन विजय में उसके बहुत काम आई। 1309 और 1311 ईस्वी के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल पर किया गया और दूसरे आक्रमण के लक्ष्य द्वारा समुद्र यानी जिसे आधुनिक कर्नाट, मबार तथा मदुरै थे। इन आक्रमणों के संबंध में काफी कुछ लिखा गया है, जिसका कारण अंशतः यह है कि इन आक्रमणों ने समकालीन प्रेक्षकों की कल्पना शक्ति को बहुत प्रभावित किया। अलाउद्दीन के दरबार के कवि अमीर खुसरो ने इस पर पूरी एक पुस्तक की रचना की। इन आक्रमणों से दिल्ली शासकों के शौर्य, आत्मविश्वास और दुस्साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। यह पहला अवसर था जब मुसलमानों की सेना दक्षिण में मदुरै तक जा पहुंची और साथ में अकूत संपत्ति लेकर लौटी। इन आक्रमणों से दक्षिण भारत की परिस्थितियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। हालांकि कोई नया भौगोलिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। दक्षिण भारत को जानने वाले व्यापारिक मार्ग सुविदित थे और जब मलिक काफूर ने सेना मवार में वीर चोल नामक स्थान पर पहुंची तो वहां मुसलमान व्यापारियों की एक बस्ती पाई गई। न केवल इतना, बल्कि वहां के शासक की सेना में मुस्लिम सैनिकों की एक टुकड़ी भी थी। इन अभियानों के कारण लोगों की निगाह में काफूर की इज्जत और भी बढ़ गई और सुल्तान ने उसे अपने साम्राज्य का मलिक नायब नियुक्त कर दिया। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इन अभियानों के प्रभाव सीमित ही रहे थे। काफूर ने वारंगल और द्वार समुद्र के शासकों को शांति की याचना करने पर विवश कर दिया। उन्हें अपना सारा कोष और हाथी उसके हवाले करने पड़े और सालाना कर देने का वचन देना पड़ा। लेकिन सबको मालूम था कि अगर ये कर वसूल करने हैं तो उसके लिए हर साल सैनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। मबार के मामले में ऐसी औपचारिक सहमति भी नहीं हो रही थी। वहां के शासक जमकर लोहा लेने से बचते रहे थे। काफूर जितना लूट सकता था उसने लूटा। लूटे गए स्थानों में मंदिर भी शामिल थे। आधुनिक मद्रास के निकट चिदम्बरम मंदिर इनमें से एक था, लेकिन उसे तमिल सेनाओं को पराजित किए बिना ही दिल्ली लौटना पड़ा। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो गड़बड़ी फैली, उसके बावजूद दिल्ली उसके बावजूद उसकी मृत्यु के 1.5 दशकों के अंदर उपयुक्त सभी दक्षिण राज्यों को राज्यों के अस्तित्व को मिटा दिया गया और उनके प्रदेश दिल्ली के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन आ गए। खुद अलाउद्दीन दक्षिणी राज्यों को प्रत्यक्ष प्रशासन के लाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उसके जीवन काल में ही इस नीति में परिवर्तन आरंभ हो चुका था। 1315 ईस्वी में राय रामचंद्र, जो हमेशा दिल्ली का वफादार बनकर रहा था, चल बसा और उसके बेटे ने दिल्ली की अधीनता का जुआ अपने कंधे से उतार फेंका। मलिक काफूर ने तुरंत मौके पर पहुंचकर विद्रोह को शांत कर दिया और इस क्षेत्र को सीधे अपने प्रशासन के अधीन कर लिया। लेकिन बहुत से सीमावर्ती इलाकों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जबकि उनमें से कुछ राज्य के वंशजों के नियंत्रण में थे। गयासुद्दीन गद्दीसीन होने पर मुबारक शाह ने देवगिरी को फिर से जीतकर वहां एक मुसलमान सूबेदार नियुक्त कर दिया। उसने वारंगल पर भी आक्रमण किया,
वहाँ के शासक को एक जिला सल्तनत के हवाले करने एवं सोने की 40 ईंटों का वार्षिक कर देने पर सहमत होना पड़ा। सुल्तान के खुसरो खां नामक एक गुलाम ने लूटपाट के इरादे से मबार पर हमला किया और पाटन के समृद्ध नगर को तबाह कर दिया गया। इस क्षेत्र में कोई देश विजय नहीं की गई। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन के गतिशील होने पर एक अविश्रांत और प्रबल आक्रामक नीति आरंभ की गई। इस उद्देश्य से सुल्तान के बेटे मुहम्मद बिन तुगलक को देवगिरी में तैनात कर दिया गया। वारंगल के राजा द्वारा निर्धारित कर अदा करने में फिर चूक होने का बहाना बनाकर मुहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण कर दिया। आरंभ में उसे हार खानी पड़ी। अफवाह फैल गई कि दिल्ली में सुल्तान की मृत्यु हो गई है। इस अफवाह के कारण मुहम्मद की सेना में अव्यवस्था फैल गई और मौका देखकर वारंगल की सेना उस पर टूट पड़ी और उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। मुहम्मद बिन तुगलक को विफल होकर देवगिरी लौटना पड़ा। अपनी सेना को पुनर्गठित करके उसने वारंगल पर फिर आक्रमण किया और इस बार राय के साथ कोई मुरव्वत नहीं बरती गई। इस विजय के बाद मबार पर हमला करके उसे भी जीत लिया गया, सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया। तत्पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण किया, जहां से लूट का भारी माल दिल्ली लौट आया। अगले ही साल उसने बंगाल को भी जीत लिया, जो बलबन की मृत्यु के बाद से स्वतंत्र चला आ रहा था। इस प्रकार 1324 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत मदुरै तक फैल गई। इस क्षेत्र में बचा हुआ आखिरी हिंदू राज्य काम्पिली या जिस दक्षिण कर्नाट भी 1328 ईस्वी में सल्तनत में आ मिला। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विद्रोही रिश्तेदार को वहां शरण दी गई थी, जिससे उसे उस पर आक्रमण करने का एक सुविधाजनक बहाना मिल गया था। दूर दक्षिण और उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत में द्रुत विस्तार से मोहम्मद बिन तुगलक के जबरदस्त प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्याएं खड़ी हो गईं। अब हम इस पर विचार करेंगे कि उसने कैसे इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की और उसकी कोशिशों पर सल्तनत का क्या प्रभाव पड़ा। आंतरिक सुधार और प्रयोग। अलाउद्दीन खिलजी के गद्दी नसीब होते होते दिल्ली सल्तनत की स्थिति साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग अर्थात ऊपरी गंगा घाटी और पूर्वी राजस्थान में काफी सुदृढ़ हो चुकी थी। इससे दिल्ली के सुल्तानों में आंतरिक सुधारों और प्रयोगों का एक सिलसिला आरंभ करने का साहस जगा। इन सुधारों और प्रयोगों का उद्देश्य प्रशासन को चुस्ती देना, सेना को मजबूत बनाना, भू राजस्व की व्यवस्था का एक तंत्र स्थापित करना एवं कृषि के विस्तार और प्रगति के लिए तेजी से फैलते शहरों के नागरिकों के कल्याण के लिए नियमित उपाय करना था। सभी कदम सफल नहीं हुए, लेकिन वे लीक से हटकर नई राह पर चलने की कोशिश के द्योतक अवश्य हैं। कुछ प्रयोग अनुभव के अभाव में विफल रहे, तो कुछ इसलिए कामयाबी नहीं मिली कि उनकी अवधारणा सही ढंग से नहीं की गई थी, या इसलिए भी बद्धमूल हितों की ओर से उनका विरोध किया गया। परंतु उनसे यह प्रकट होता है कि तुर्कों द्वारा स्थापित इस राज्य ने अब काफी कुछ स्थिरता प्राप्त कर ली थी और अब उसे लड़ाइयों और शांति व्यवस्था सुनिश्चित की फिक्र नहीं थी। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण तथा कृषि संबंधी प्रणाली। अलाउद्दीन ने बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कदम उठाए, वे उसके समकालीनों के लिए दुनिया के महान आश्चर्यों में से एक थे। चित्तौड़ की लड़ाई से लौटने के बाद एक जारी की गई कई आदेशों के जरिए अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों, शक्कर और रसोई तेल से लेकर सुई तक का आयात किए कीमती वस्त्रों से घोड़े, मवेशी, गुलाम, लड़के लड़कियां की कीमतें तय कर दी। इस प्रयोजन से उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक खाद्यान्नों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए और तीसरा घोड़ों के लिए। प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में था, जिसे साहना कहा जाता था।
वह व्यापारियों की एक पंजिका रखता और दुकानदारों तथा कीमतों पर कड़ी निगाह रखता था। कीमतों के खास तौर से खाद्यान्नों की कीमतों के नियमन की चिंता मध्यकालीन शासकों को हमेशा ही रहती थी, क्योंकि नगरवासियों को सस्ते अनाज मुहैया किए बिना उनके लिए नगरों में तैनात सेना के की समर्थन की कोशिश नहीं कर समर्थन समर्थन की यहाँ पे मिसप्रिंट है रख सकते थे। लेकिन अलाउद्दीन के शासनकाल में बाजार को नियंत्रित करने के कुछ अतिरिक्त कारण थे। दिल्ली पर मंगोलों के हमले से स्पष्ट हो गया था कि उन्हें रोकने के लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता है, लेकिन वह अगर कीमतों को नीचे नहीं लाता और सैनिकों के वेतन को कम नहीं करता तो इतनी बड़ी सेना जल्द ही उसका खजाना खाली कर देती। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन ने अपने स्वभाव के अनुसार अपनी योजना को सम्यक रीति से कार्यान्वित करना शुरू किया। खाद्यान्नों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने घोषणा की कि अब दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक प्रदेश में भूराजस्व की अदायगी सीधे राज्य को की जाएगी। इसका मतलब यह था कि इन प्रदेशों का कोई भी गांव किसी को एकता में नहीं दिया जा सकता था। इसके अलावा भूराजस्व बढ़ाकर उपज के आधे हिस्से तय कर दिया गया और यह बहुत बड़ा दायित्व था, जैसा कि हम आगे देखेंगे। इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए अलाउद्दीन ने कई कदम उठाए। चूंकि सुल्तान ने भूराजस्व बहुत बढ़ा दिया और उसकी अदायगी नगद करने को कहा था, इसलिए किसानों को अपनी उपज बंजारों के हाथों सस्ती बेचनी पड़ रही थी। उधर बंजारे लोग इस सस्ते अनाज आदि को शहर में पहुंचा देते थे, जहां दुकानदारों को उन्हें निश्चित कीमतों पर बेचना पड़ता था। जमाखोरी को रोकने के लिए भी बंजारों के नाम पंजिका में दर्ज किए गए और उनके एजेंटों तथा परिजनों के नियमों को उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार माना गया। इससे भी आगे बढ़कर राज्य ने अपने भंडार स्थापित किए, जिन्हें अनाजों से भरा रखा जाता था। कीमती आपूर्ति में कमी आने पर इन भंडारों से अनाज जारी कर दिए जाते थे। अलाउद्दीन अपने को हमेशा हर बात से वाकिफ रखता था और यदि कोई दुकानदार ज्यादा कीमत लेता या मापतौल के गलत पैमाने का इस्तेमाल करता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। बर्नी बताता है कि अकाल के समय भी कीमतों में बहुत कम मूल्य का सिक्का दाम पाई की भी बढ़ोतरी नहीं होती थी। गेहूं 7.5 जीतल प्रतिमन और 4 जीतल प्रतिमन गेहूं 7.5 जीतल प्रतिमन जौ 4 जीतल प्रतिमन और अच्छी किस्म का चावल 5 जीतल प्रतिमन बिकता था। बर्नी लिखता है कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। घोड़ों की कीमतों का नियंत्रण सुल्तान के लिए खास महत्व था, क्योंकि सेना के लिए उचित कीमतों पर अच्छी नस्ल के घोड़ों की आपूर्ति के लिए बिना सेना की कुशलता कायम नहीं रखी जा सकती थी। गुजरात विजय के कारण अच्छी नस्ल के घोड़ों की आपूर्ति में सुधार आया हुआ था। अच्छी नस्ल के घोड़े केवल राज्य को ही नहीं बेचे अच्छी नस्ल के घोड़े केवल राज्य को ही बेचे जा सकते थे। अलाउद्दीन ने अव्वल दर्जे के घोड़ों की कीमत 100 से लेकर 120 टका तय कर दी थी, जबकि सेना के काम न आने वाले टट्टुओं की कीमत 22 से 25 टका रखी जाती थी। टका नहीं, टंका ही। मवेशी और गुलामों की कीमतों का नियमन कड़ाई से किया जाता था। बर्नी ने उनकी कीमतें तफसील से बताई हैं। उसने मवेशी और गुलामों की कीमतें साथ साथ दी हैं। इससे मालूम होता है कि मध्यकालीन भारत में गुलामों की एक आन
प्रथा के तौर पर स्वीकार किया जाता था। दूसरी वस्तुओं खासकर बेशकीमती कपड़े, सुगंधित आदि की कीमतें सुल्तान के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन उनकी कीमतें भी निर्धारित थीं, जिसका कारण शायद यह था कि इन चीज़ों की कीमतें अन्य चीज़ों को प्रभावित कर सकती हैं। यह काम अमीरों को खुश करने के लिए किया गया हो। हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि इस देश के विभिन्न भागों से नफीस किस्म के कपड़े दिल्ली लाने के लिए मुल्तानी व्यापारियों को भारी रकम में पेशगी दी जाती थी। फलतः दिल्ली उत्तम कोट के कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार बन गया था। इन कपड़ों की कीमतें निश्चित रहती थी और सभी स्थानों के व्यापारी इनकी खरीद बिक्री के लिए दिल्ली पहुंचते थे, जहां सस्ते दामों में खरीदे इन उत्तम कोट के कपड़ों को वे अन्यत्र भारी दामों पर बेचते थे। भूर राजस्व नगद वसूल किए जाने से अलाउद्दीन को अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने में सुविधा हुई। नगद वेतन देने वाला यह सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसके समय में सवार को प्रतिवर्ष 238 टंके या माहवारी लगभग 20 टंके दिए जाते थे। मालूम होता है कि एक सैनिक को इस रकम से अपना गुजारा करने के साथ ही अपने घोड़ों की देखरेख करने और साथ सामान को भी दुरुस्त रखने की आशा की जाती थी। तब भी यह वेतन कुछ कम नहीं था, क्योंकि अकबर के काल में कीमतें इससे बहुत ज़्यादा थीं। फिर भी मुगल सवार को लगभग 20 रुपये ही मासिक वेतन मिलता था। वस्तुतः 13वीं और 14वीं सदियों में तुर्क घुड़सवार भद्रजन की कोटि में आता था और इतने वेतन की अपेक्षा रखता था कि वह जितने में वह भद्रजन की तरह रह सकता था। इस बात को ध्यान में रखें तो अलाउद्दीन द्वारा तय किए गए वेतन कम ही था और इसलिए बाजार का नियंत्रण आवश्यक था। इतिहासकार बर्नी का ख्याल है कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी हिंदू थे और मुनाफाखोरी से वे अपनी थैलियाँ भरते थे। लेकिन थल मार्ग से पश्चिम और मध्य एशिया के साथ चलने वाला व्यापार मुख्य रूप से खुरासानियों के हाथों में था, जो मुसलमान थे। इस व्यापार में मुल्तानी लोग भी शरीक थे, लेकिन उनमें से बहुत से लोग मुसलमान थे। इसलिए अलाउद्दीन द्वारा उठाए गए कदमों का असर इन लोगों पर भी हुआ, लेकिन बर्नी इस बात का कोई उल्लेख नहीं करता। यह स्पष्ट नहीं है कि अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण केवल दिल्ली पर ही लागू था या साम्राज्य के अन्य नगरों पर भी। बर्नी बताता है कि दिल्ली से संबंधित नियमों का हमेशा दूसरे शहरों में भी पालन करने की प्रवृत्ति होती थी। बहरहाल सेना तो दिल्ली में ही नहीं थी, बल्कि अन्य शहरों में भी तैनात रहती थी, लेकिन हमें इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि हम इस संबंध में कोई निश्चय पूर्वक कह सकें। स्पष्ट है कि व्यापारियों को, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, मूल्य नियंत्रण से भले ही शिकायत रही हो, परंतु सेना ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी और हिंदू तथा मुसलमान दोनों खाद्यान्नों और दूसरी चीज़ों के सस्तेपन से लाभान्वित हुए। बाजार नियंत्रण के अलावा अलाउद्दीन ने भूराजस्व की व्यवस्था के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा था कि दोआब से भू राजस्व निर्धारण खेती के इस्तेमाल की जा रही जमीन की पैमाइश के आधार पर किया जाए। इसका मतलब यह था कि गांवों के शक्तिशाली और धनाढ्य लोग अपने सिर से राजस्व का बोझ दूसरों के सिर नहीं डाल सकते थे। अलाउद्दीन चाहता था कि खूत और मुकद्दम कहे जाने वाले उस क्षेत्र के जमींदारी उसी तरह कर दें जिस तरह दूसरे लोग देते हैं। इस प्रकार उसने उन्हें दूसरों की तरह दुधारू गाय भैंस और घरों पर कर देना था, जो तरह तरह के गैर कानूनी महसूल वसूल करते थे, उन्हें छोड़ना होता था। बढ़नी की लाक्षणिक भाषा में कहें तो खूत और मुकद्दम जीन जरपोश से सजे घोड़ों पर अब वे नहीं चढ़ सकते थे और न ही पान की गिलौरियां चबा सकते थे। वे इतने गरीब हो गए थे कि उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था। जमीन की पैमाइश पर आधारित भूराजस्व की सीधी वसूली तभी कामयाब हो सकती थी कि अगर आमिल और स्थायी
कर्मचारी ईमानदार होते। यद्यपि अलाउद्दीन इन लोगों को इतना वेतन देता था कि वे आराम से ज़िंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन उसका आग्रह था कि उनके हिसाब किताब की जांच पड़ताल कड़ाई से की जाए। हमें जानकारी मिलती है कि छोटी छोटी चूकों के लिए उन्हें पीटा जाता था और जेलों में बंद कर दिया जाता था। बर्नी बताता है कि उनका जीवन उनके लिए इतना असुरक्षित हो गया था कि कोई उन्हें अपनी बेटी ब्याहने के लिए तैयार नहीं था। इसमें संदेह नहीं है कि बर्नी इस कथन में अतिशयोक्ति करता है। आज की तरह इन दिनों भी सरकारी नौकरी को प्रतिष्ठित माना जाता था और जो लोग चाहें वे हिंदू हों या मुसलमान सरकारी ओहदों पर काम कर रहे थे, उन्हें वैवाहिक संबंध के लिए सिर आंखों पर मिल जाता था। बर्नी कुछ इस ढंग से लिखता है कि मानो उपयुक्त सारे कदम सिर्फ हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर उठाए गए थे, तथापि यह स्पष्ट है कि ये कदम मुख्य रूप से गांवों में सुविधा प्राप्त वर्गों के खिलाफ उठाए गए थे। अलाउद्दीन की भूमि संबंधी नीति निश्चय ही कठोर थी और उसका असर किसानों पर भी पड़ा, लेकिन वह इतनी कठोर भी नहीं थी कि जिसे उससे नाराज होकर विद्रोह कर देते या भाग खड़े होते। अलाउद्दीन की बाजार नियमन की नीति उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई, लेकिन उसकी इस नीति से कई लाभ भी हुए। बर्नी बताता है कि इन नियमों के फलस्वरूप अलाउद्दीन एक विशाल और कुशल घुड़सवार की सेना खड़ी करने में कामयाब रहा, जिसकी बदौलत वह आगे होने वाले मंगोल हमलों को भारी क्षति पहुंचाकर नाकाम कर सका और उन्हें सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया गया। अलाउद्दीन द्वारा किए गए भूराजस्व संबंधी सुधारों से ग्रामीण क्षेत्र के साथ शासन के निकट संबंधों की शुरुआत हुई। उसकी कुछ युक्तियों को उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा और बाद में यह शेरशाह और अकबर के भूमि सुधारों का आधार बनी। इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग।